वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीट संसार। मैं कमलेश्वर सिंह आज आपको ह्यूमन रिस्पायरेशन चैप्टर का महत्वपूर्ण एमसीक्यू करवाने वाला हूं, जो कि आपके नीट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सीजन का मुख्य रूप से परिवहन ऑक्सीहीमोग्लोबिन के रूप में होता है। कुपिकाओं में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बंधती जुड़ती है, जो कि ऊतक स्तर पर आसानी से अलग हो जाती हैं। कुपिकाओं तथा ऊतक पर विचार कीजिए तथा पता लगाइए कि निम्न में से कौन से कारक ऑक्सीहीमोग्लोबिन के बनने तथा टूटने के लिए उत्तरदायी हैं। तो अपना इसका सही आंसर होगा यह कि कुपिकाओं पर उच्च अपना PO2 यानी कि ऑक्सीजन का उच्च आंशिक दाब होता है, इसलिए यहाँ पर अपने कुपिकाओं पर ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनता है और ऊतकों पर निम्न ऑक्सीजन का आंशिक दाब होता है, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीहीमोग्लोबिन टूटता है। हमारा ऑप्शन नंबर पहले यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कारक कुपिकाओं के स्तर पर ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान को प्रभावित करते हैं। तो अपना O2 का आंशिक दाब, CO2 का आंशिक दाब और गैसों की घुलनशीलता, ये तीनों ही अपने ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान को प्रभावित करते हैं। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अंतः श्वसन तथा बाह्य श्वसन वातावरण तथा कुपिकाओं के बीच दाब प्रवणता को सृजित करके किया जाता है, यानी कि उनके बीच दाब प्रवणता निर्माण करके किया जाता है। यह विशिष्ट संरचनाओं की सहायता से होता है। और तो यह संरचना बाह्य अंतरा परशु पेशियां यानी कि एक्सटर्नल इंटरनल कोस्टल मसल और तनुपड़ यानी कि डायाफ्राम, तो इन दोनों की सहायता से होता है। यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, TLC यानी कि टोटल लंग कैपेसिटी और विटल कैपेसिटी में सूक्ष्म आयतनिक अंतर पाया जाता है। तो इनके बीच जो सूक्ष्म आयतनिक जो अंतर है वह है 1100 से 1200 ml। इसको मैं आगे आपको अच्छे तरीके से आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वायु की वह मात्रा जो अधिकतम प्रयास के द्वारा अंतः श्वासित तथा निश्वासित की जा सकती है, तो इसे हम लोग विटल कैपेसिटी कहते हैं। सीधे आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, वायु का वह आयतन जो कि सामान्य श्वसन के उपरांत भी फेफड़ों में बचा रहता है, तो इसे हम फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। और अपना ये जो फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम होता है, इसका वैल्यू होता है 2100 से 2300 ml होता है। आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, गैसों के दक्षता पूर्वक आदान प्रदान के लिए श्वसन सतह में कौन से निश्चित लक्षण होने अनिवार्य है। तो यह पतली, नम तथा श्वसनीय गैसों के लिए पारगम्य होनी चाहिए और अत्यंत संवहनी होनी चाहिए। हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यदि ऑक्सीजनित रक्त की विऑक्सीजनित रक्त से तुलना की जाए तब निम्न में से कौन सा सही होगा। तो भाई सिंपल सी बात है, विऑक्सीजनित रक्त में अपना O2 कम होगा और अपना PCO2 अधिक होगा। तो यही हमारा उसमें अंतर होगा ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित में। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, कंठ का शोथ कहलाता है, यानी कि इन्फ्लामेशन इन लैरिंग्स इज कॉल्ड। तो इसे हम लोग लैरिंजिटिस कहते हैं, लैरिंजिटिस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पर हमारा मैच द कॉलम करना है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला है टाइडल वॉल्यूम। तो हम सभी जानते हैं कि टाइडल वॉल्यूम 6 से 8 लीटर प्रति मिनट होता है। तो यहाँ हमारा पहला का यहाँ पर D हो जाएगा। और IRV यानी कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो यह लगभग 2500 से 300 ml होता है।
और अपना इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, तो यह लगभग अपना 1000 से 1100 ml के लगभग होता है। और हमारा रेजिडुअल वॉल्यूम होता है अपना 1100 से 1200 ml। आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको आपको पूरे को याद रखना है। और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है गलत मिलान बताना है। तो देखते हैं इसमें से वायुमंडलीय वायु O2 का आंशिक दाब 159 mm, सही बात है। कुपिका CO2 का आंशिक दाब 40 mmHg, यह भी सही है। ऑक्सीजन विहीन रक्त यानी कि जिसमें ऑक्सीजन नहीं है उसमें PO2 40 mmHg अपना, यह भी सही है। और हमारा जो अंतिम है ऑक्सीकृत रक्त, तो इसमें PO2 85, तो ये अपना गलत है, यह लगभग 95 होता है। तो हमारा यही वाला गलत हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। हमें यहाँ पर कॉलम ए और बी को मैच करना है और यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं। तो अपना सबसे पहला है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो अपना इंस्पायरेटरी कैपेसिटी होता है, वह होता है टाइडल वॉल्यूम और अपना टाइडल वॉल्यूम और IRV होता है। अपना टाइडल वॉल्यूम और IRV होता है। इसको आपको याद रखना है कि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बराबर टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV, यह वाला I हो गया हमारा। और अपना एक्सपायरी कैपेसिटी होता है अपना TV और ERV। आपको इसको याद रखना है, TV और ERV इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। और फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम अब अपना होता है ERV प्लस RV यानी कि रेजिडुअल वॉल्यूम। और अपना विटल कैपेसिटी होता है ERV, TV और IRV। तो हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आपके लिए महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि इसमें से कौन से कथन असत्य है। तो मैं सीधे आपको यहाँ पर असत्य कथन को बताऊंगा और बाकी आपको टेलीग्राम से मेरे इसको PDF को देख लेना है। तो हमारा ये वाला ऑप्शन गलत है कि अधिकांश स्थलीय आर्थ्रोपोड के द्वारा विशिष्ट संवहनी संरचनाओं का प्रयोग किया जाता है जिन्हें क्लोम नहीं कहते। ये यहाँ पर इस स्थलीय नहीं होगा, यहाँ पर जली होगा और तब ये सही होगा। तो यहाँ पर हमारा यही वाला गलत है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बोहर प्रभाव है। तो बताना है कि बोहर प्रभाव, तो यह बोहर प्रभाव होता है कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सी हीमोग्लोबिन पर प्रभाव होता है। बोहर प्रभाव आपको सीधे याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संरचना शरीर में फेफड़ों को समाहित करने के लिए उत्तरदायी है। मतलब किसमें, मतलब फेफड़ा होता है, मतलब किसमें वह पाया जाता है, मतलब फेफड़ा किसमें भरा होता है। तो हमारा इसका आंसर होगा फेफड़ा हमारा वक्ष गुहा यानी कि थोरेसिक कैविटी में हमारा फेफड़ा भरा होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो हमें यहाँ पर सही कथन कौन सा है बताना है। मैं आपको सीधा सही कथन बताऊंगा। अंतरा फुफ्फुसी दाब में वृद्धि निःश्वसन का कारण है, यानी कि इंक्रीज इन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर केजेस एक्सपायरेशन, यानी कि निःश्वसन मतलब हवा का बाहर जाना, तो यह उसका कारण है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमें बताना है कि चित्र के संदर्भ में कौन सा असत्य है। तो असत्य मैं सीधा आपको बता देता हूँ, बाकी चीजें आप मेरे टेलीग्राम से इसका PDF देख के कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर गलत है कि अपना तनुपट यानी कि डायफ्राम के संकुचन के कारण फुफ्फुसी आयतन में कमी आती है। आयतन में कमी नहीं आती, आयतन अपना बढ़ता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है तनुपट यानी कि डायाफ्राम किसमें सहायता नहीं करता। तो भाई हमारा डायाफ्राम जो है वह भोजन के पाचन में सहायता नहीं करता है, लेकिन अन्य सभी में यह सहायता करता है। तो यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप याद कर सकते हैं इसको। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमें यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सा सुमेलित है। तो मैं आपको सीधे सही आंसर बताऊंगा यहाँ पर। तो हमारा
अपना CO2 का आंशिक दाब H+ और तापमान बाधित करते हैं हीमोग्लोबिन को के O2 के बनने के, मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने के, ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बता रहा पूछ रहा कि क्या होगा यदि वक्र दाईं ओर विस्थापित हो जाए तथा यह कब होगा। तो भाई वक्र दाईं ओर यानी कि राइट साइड कब शिफ्ट होता है, जब ऑक्सीजन के प्रति हीमोग्लोबिन की बंधुता कब होती है, मतलब कम होती है। तो देखते हैं इनमें से कौन सा फैक्टर उसके लिए जिम्मेदार है। तो देखते हैं यदि PCO2 कम हो तथा PCO2 अधिक हो, यह भी उसके लिए जिम्मेदार है। और अगर अपना ऑक्सी हीमोग्लोबिन का बनना बाधित हो तब भी होगा। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही है। और ये आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऐसा ग्राफ और इसका थ्योरी भी दोनों महत्वपूर्ण है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमें असत्य कथन को बताना है, तो चलिए देखते हैं कौन सा कथन असत्य है। लगभग 97% O2 का परिवहन रक्त में RBC के द्वारा होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में, सही बात है। लगभग 70% CO2 का परिवहन रक्त में कैल्शियम कार्बोनेट नहीं, यह गलत है। कैल्शियम कार्बोनेट की जगह यहाँ पर बाइकार्बोनेट आना चाहिए था, तो यह सही होता, लेकिन यहाँ पर यह गलत हो गया। अन्य भी देख लेते हैं। लगभग 3% O2 का परिवहन प्लाज्मा के द्वारा घुल्य अवस्था में होता है, यह सही बात है। लगभग 7% CO2 का परिवहन प्लाज्मा के द्वारा घुलित अवस्था में होता है, यह भी सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हमें यहाँ पर सही मिलान करना है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर सही मिलान करते हैं। तो सबसे पहले है दमा यानी कि अस्थमा। तो अस्थमा में अपने को घबराहट होता है, अस्थमा में घबराहट होती है सांस लेने के टाइम। और अपना वासपीति यानी कि इम्फीसीमा में अपना कुपिकीय क्षति होती है। और हेल्डेन प्रभाव, तो आप बता सकते हैं कि अब सिंपल चीजें हो गई। अब हेल्डेन प्रभाव में कुपिकी स्तर पर CO2 का हीमोग्लोबिन से वियोजन, और वह प्रभाव अपना CO2 के आंशिक दाब में वृद्धि। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा असत्य, यानी कि हमें यहाँ पर गलत कथन को बताना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर गलत है कि प्राथमिक ब्रोंकाई में उपस्थित छल्ले अनुपस्थित नहीं, प्राथमिक ब्रोंकाई में होते हैं। और यह भी देख लेते हैं अन्य क्वेश्चन, हमारा ये वाला गलत है। श्वास नली 5वीं वक्षीय कशेरुक स्तर पर विभाजित होती है, यह सही बात है। हमारे दो फेफड़े होते हैं जो कि दोहरी फुफ्फुसावरण से घिरे रहते हैं, यह भी सही बात है। उभयचर जैसे मेढक अपनी नम त्वचा के द्वारा श्वसन करता है, यह भी सही बात है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न का मिलान कीजिए। तो यहाँ पर हमें सही मिलान करना है। तो मेड्यूला में अपना श्वसन लय केंद्र होता है, पोन्स में श्वास प्रभावी केंद्र होता है, वक्षीय कक्ष यह वायुरोधी कक्ष है, और चालन भाग वायु को आर्द्र करता है। तो इसके हिसाब से अगर देखते हैं तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपसे लगभग 4 क्वेश्चन इस एक क्वेश्चन से हो गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गलत मिलान है, यहाँ पर कौन सा गलत मिलान है। तो यहाँ पर क्लोम जलीय आर्थ्रोपोड सही बात है। कंठ ध्वनि पेटिका यानी कि लैरिंग्स को साउंड बॉक्स बोलते हैं, सही बात है। फुफ्फुसावरणी द्वारा यानी कि प्लूरल फ्लूइड फेफड़ों की सतह पर घर्षण को कम करता है, यह भी सही बात है। विसरण झिल्ली मोटाई 1 मिलीमीटर से काफी अधिक होती है, तो यह गलत है। 1 मिलीमीटर से काफी कम होती हैं, ये आपको याद रखना, यह भी महत्वपूर्ण है आपके लिए। इससे भी लगभग 4 क्वेश्चन एक क्वेश्चन ही हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संरचना वक्षीय कक्ष के निर्माण में भाग नहीं लेती, यानी कि कौन सा संरचना थोरैसिक चेंबर के निर्माण में भाग नहीं लेता है। तो अपना लंग थोरैसिक चेंबर के निर्माण में भाग नहीं लेता है, यह थोरैसिक चेंबर के अंदर होता है। लेकिन अन्य आपको याद रखना है कि कौन कौन सा भाग लेता है। तो कशेरुक दंड यानी वर्टिब्रल कॉलम भाग लेता है, उरोस्टिया यानी स्टर्नम भाग लेता है, पसलिया यानी कि रिब्स भाग लेती है, लेकिन अपना लंग्स भाग नहीं लेता है। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमें फिर से सही मिलान करना है, तो चलिए देखते हैं। तो पहला है अपना
निम्न अकशेरुकी, तो अपना निम्न अकशेरुकी अपने शरीर सतह से सामान्य विसरण से मिल जाएगा। केचुआ अपना नम क्यूटिकल त्वचा, मछलियां क्लोम और अपना पक्षी फुफ्फुस द्वारा होता है। तो हमारा यहाँ पर अपना ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है उभयचर जैसे कि मेढक नम त्वचा के द्वारा श्वसन करते हैं। उपरोक्त कथन पर विचार कीजिए तथा निम्न विकल्पों पर गैसीय आदान प्रदान के संदर्भ में चिंतन कीजिए। देखते हैं क्या करना है। निम्न में से किस जंतु में श्वसनीय संवृत्तियां यानी कि रिस्पायरेटरी एनालॉगी मतलब किसमें उसी के समान ही अपना मतलब किसमें और मतलब त्वचा से ही मतलब और अपना श्वसन होता है। तो ये अपना संवृत्ति मतलब सेम हो जाएगा, कार्य सेम हो जाएगा। तो अपना यहाँ पर केचुआ में भी मतलब त्वचा से श्वसन पाया जाता है, तो इसलिए यह संवृत्तियां यानी कि कार्य समान हो जाएगा। तो यही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है नासा कक्ष में खुलते हैं जो कि से होते हुए श्वास नली में खुलते हैं। बी उपास्थि पेटिका है जो कि ध्वनि उत्पादन में सहायता करती हैं। तो हमें इन दोनों को पहचानना है। तो भाई नासा कक्ष अपना नासा कक्ष किसमें खुलता है? तो अपना आप सभी जानते हैं कि अपना नासा कक्ष अपना ग्रसनी में खुलता है और अपना तो जो कंठ यानी कि लैरिंक्स होता है वह अपने ध्वनि उत्पादन में सहायता करता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है श्वसनिकाओं और कुपिकाओं का शाखित जाल किसकी रचना करते हैं जो कि संख्या में 2 होते हैं तथा दोहरी स्तरीय से घिरे होते हैं और एक तरल का स्राव करती हैं जो कि फेफड़ों की सतह पर घर्षण कम करती हैं। तो यहाँ पर अपनों और बता रहे कि उपरोक्त गंध्यांश में ए का पता लगाइए तथा निम्न जंतुओं में उनका चयन कीजिए जिसमें ए पाया जाता है। तो पहले मैं आपको यह बता दूं कि श्वसनिकाओं और कुपिकाओं का जाल अपना फेफड़ा की रचना करते हैं। तो आपको यह भी याद रखना है कि श्वसनिका और कुपिकाओं के शाखी जाल से फेफड़े की रचना होती है और फेफड़ा संख्या में 2 होता है जो कि दोहरी स्तर अपना फुफ्फुस आवरण से अपना वह घिरा होता है अपना फेफड़ा और फुफ्फुस आवरण से ही एक तरल का स्राव होता है जो कि फेफड़े की सतह पर घर्षण को कम करता है। आपको यह भी याद रखना है। और तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा फेफड़ा। तो हम जानते हैं कि पक्षी और स्तनधारी दोनों ही फेफड़े से श्वसन करते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फुफ्फुस वक्ष गुहा में यानी कि थोरैसिक चैम्बर मतलब फुफ्फुस यानी कि फेफड़ा वक्ष गुहा में स्थित होते हैं जो शरीर का एक वायुरोधी कक्ष है। तो आपको याद रख लेना है कि वक्ष गुहा वायुरोधी कक्ष है। वक्ष गुहा पृष्ठ भाग में कशेरुक दंड, अधर भाग में उरोस्थी, पार्श्व में पसलियों तथा नीचे गुदम्बाकार। तो यहाँ पर ये हो जाएगा डायाफ्राम द्वारा बनी होती है। पढ़िए तथा पी का पता लगाइए तथा यह क्यों मनुष्य के जीवन अस्तित्व के लिए आवश्यक है। तो मतलब बताना है कि अपना जो डायाफ्राम है वह हमारे जीवन के अस्तित्व के लिए आवश्यक क्यों है? क्योंकि भाई यह अपने श्वसन यानी कि श्वसन के लिए महत्वपूर्ण है, इसीलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है अपना डायाफ्राम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बाह्य अंतरा परशु पेशियों का संकुचन पसलियों तथा उरोस्थी को ऊपर उठा देता है जिससे में वक्ष गुहा कक्ष का आयतन बढ़ जाता है, जबकि डायाफ्राम का संकुचन वक्ष गुहा के आयतन को इसमें बढ़ा देता है। तो हमें यहाँ पर कौन किसमें बढ़ाता है तो देखते हैं ऑप्शंस को। तो हमारा पहला जो है वह अपना बढ़ाता है अपने पृष्ठाधार अक्ष यानी कि डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस और अपना डायाफ्राम अग्र पश्च यानी कि एंटेरियर पोस्टेरियर में बढ़ा देता है। तो यह हमारा सही आंसर हो जाएगा। आपको याद रख लेना है। यह भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। तो हमारा
ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। यह भी इंपॉर्टेंट है, आपको इसके पीडीएफ को एक बार दोबारा से पढ़ना है। चलिए, तो मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि बाह्य अंतरा परशुक पेशियों का संकुचन पसलियों तथा उरेशियों को ऊपर उठा देते हैं, जिससे आपका डॉर्सोवेंट्रल में इसका आयतन बढ़ जाता है और डायाफ्राम के संकुचन से इंटीरियर पोस्टीरियर में इसका आयतन बढ़ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमें यहाँ पर असत्य को बताना है, तो देखते हैं असत्य इसमें कौन सा है। तो मैं आपको सीधे इसका सही आंसर बता दूंगा। आप पढ़ने को याद रख सकते हैं कि याद रख लेंगे आपको, अंतः श्वसन केवल तभी हो सकता है जब फुफ्फुसों में वायुमंडल की तुलना में धनात्मक नहीं, यहाँ पर ऋणात्मक दाब होना चाहिए तभी होगा। अन्य ऑप्शन आपको याद कर लेने हैं मेरे टेलीग्राम से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुपिकाएं गैसों के आदान प्रदान के लिए प्राथमिक स्थल हैं। ये आपको याद कर लेना कि कुपिका गैसों के आदान प्रदान के लिए प्राथमिक स्थल हैं। और आगे बढ़ते हैं। गैसों का आदान प्रदान रक्त तथा ऊतकों के बीच भी होता है। O2 तथा CO2 इन स्थलों पर आदान प्रदान सरल विसरण की प्रक्रिया द्वारा होता है। तो आपको यह भी याद रख लेना है कि O2 और CO2 का आदान प्रदान सरल विसरण द्वारा होता है, जो कि मुख्यतः निम्न कारकों पर निर्भर करता है। तो यह दाब प्रवणता पर भी निर्भर करता है और गैस की घुलनशीलता पर भी निर्भर करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सही मिलान का हमें चयन करना है। तो हमारा यहाँ सही मिलान का चयन करना है, तो मैं यहाँ पर आपको सीधे सही आंसर आपको बता देता हूँ, बाकी आप मेरे टेलीग्राम में देख सकते हैं। तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से संतृप्ति सिग्माइड वक्र बनता है, तो यह सही बात है। CO2 बाइकार्बोनेट के रूप में परिवहन होता है 70%, यह भी सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कार्बोनिक एनहाइड्रेट के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है। तो चलिए देखते हैं। यह लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है, तो यह तो सही बात है। प्लाज्मा में भी अल्प मात्रा में पाया जाता है, यह भी सही बात है। CO2 में H2O की अभिक्रिया को दोनों दिशाओं में प्रेरित करता है तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि अपना H2CO3 का निर्माण करने में सहायक है, तो ये सभी सही है। तो यहाँ पर गलत कोई भी नहीं होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विसरण झिल्ली मुख्य रूप से बनी होती है। तो यह कुपिका की सल्की उपकला से भी होता है, कुपिकाओं की कोशिकाओं की अंतःकला और उपरोक्त दोनों के बीच पाए जाने वाले आधारी कला। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है रसो संवेदी केंद्र यानी कि कीमोसेंसिटिव एरिया मुख्यतः किन पदार्थों के लिए अति संवेदी होता है। तो यह H+ और CO2 दोनों के लिए संवेदी होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है श्वसन नियमन का वह केंद्र जो कि अंतः श्वसन की अवधि को कम कर सकता है। तो ये आपके एनसीईआरटी में लाइन टू लाइन दिया गया है और ये जो इसका सही आंसर है वह है श्वास प्रभावी केंद्र यानी कि न्यूमोटैक्सिक सेंटर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है नीचे श्वसन के चरण दिए गए, मनुष्य के मामलों में इन चरणों का सही क्रम होगा। मैं आपको सीधा सही आंसर बताता हूँ कि सबसे पहले होता है ब्रीदिंग, कुपिकाओं तथा रक्त के बीच गैसों का आदान प्रदान, रक्त के द्वारा ऑक्सीजन का ऊतक पर परिवहन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सामान्य अंतः श्वसन के पश्चात एक व्यक्ति द्वारा निष्कासित वायु का आयतन कहलाता है। तो बताना है कि सामान्य अंतः श्वसन के पश्चात निष्कासित वायु का आयतन कहलाता है। तो यह निश्वासन क्षमता यानी कि एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो मैं सीधे आपको सही आंसर बताऊंगा। यहाँ पर वायु कुपिका में O2 का आंशिक दाब 104 mmHg, ऑक्सीजनित रक्त में CO2 का आंशिक दाब 45 mmHg और ऊतक पर CO2 का आंशिक दाब 45 mmHg आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बताना है कि विसरण क्षमता के बारे में क्या सत्य है। तो यहाँ पर सत्य है कि CO2 की विसरण क्षमता O2 की तुलना में अत्यधिक होती है, लगभग 25 गुना ज़्यादा होता है।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ बंधना मुख्यतः संबंधित है। तो यह मुख्यतः O2 के आंशिक दाब से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक हीमोग्लोबिन के साथ O2 के बंधन में अवरोध उत्पन्न करता है। तो कौन कौन सा कारक बंधन उत्पन्न करता है अवरोध। तो O2 का आंशिक दाब, CO2 का आंशिक दाब, H+ आयन सांद्रता और ताप, ये सभी उसके साथ बंधने में अवरोध उत्पन्न करते हैं किसी न किसी प्रकार से। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए बताना है कि हमें प्रतिबद्ध यानी कि क्या कंडीशन है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए। भाई ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा तो अपना O2 का आंशिक दाब ज़्यादा होना चाहिए और CO2 का आंशिक दाब कम होना चाहिए, H+ और H+ का कंसंट्रेशन भी कम होना चाहिए और ताप भी कम होना चाहिए। तो ये कंडीशन है आपके ऑक्सी हीमोग्लोबिन के बनने के लिए। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बताना है कि हमें कौन से कथन सत्य हैं। तो सत्य कथन को बताना है। तो देखते हैं, आरबीसी में कार्बनिक एनहाइड्रेज की उच्च सांद्रता उपस्थित होती है, सही बात है। प्लाज्मा में कार्बनिक एनहाइड्रेज की अल्प मात्रा उपस्थित होती है, यह भी सही बात है। प्रत्येक 100 ml रक्त लगभग 4 ml CO2 वायु भूमिका को प्रदान करता है, यह भी सही बात है। हीमोग्लोबिन द्वारा कार्बमिनो हीमोग्लोबिन के रूप में 20 से 25% CO2 वहन की जाती हैं, यह भी सही बात है। तो ये चारों सही बात है और यह अब आपके लिए 4 क्वेश्चन एक क्वेश्चन में हो गए, आपको याद कर लेना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र श्वसन लय केंद्र के कार्यों को अवरोधित कर सकता है। तो ये बताना है कि इसमें से कौन सा केंद्र श्वसन लय केंद्र के कार्यों को अवरोधित कर सकता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि श्वास अनुचर यानी कि न्यूमोटॉक्सिक सेंसर उसके कार्य को अवरोधित कर सकता है यानी कि कम कर सकता है। अगला क्वेश्चन, एक रसायन संवेदी क्षेत्र यानी कीमोसेंसिटिव एरिया क्षेत्र संगत रसायन लय केंद्र में स्थित होते हैं। तो आपको याद रखना है कि रसायन संवेदी क्षेत्र श्वसन लय केंद्र में स्थित होता है और निम्न में से कौन सा आयनों के प्रति या मतलब श्वसन लय केंद्र किसके प्रति उच्च संवेदनशील है। तो यह अपना CO2 और H+ के प्रति उच्च संवेदनशील है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, श्वसन लय केंद्र यानी कि रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर किसमें उपस्थित होता है। तो यह अपना मेड्यूलर क्षेत्र में उपस्थित होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हमारे श्वसन तंत्र के कार्यों के संबंध में गलत प्रविष्टि का चयन कीजिए। तो यह वायु को आर्द्र करता है और यह वायु को गर्म नहीं करता है, यह वायु को ठंडा करता है और गैसों का विसर्जन भी करता है और निश्वासित वायु को स्वच्छ भी करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, यह कहा जाता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का सामना करना जंतुओं के लिए हानिकारक है। भाई कार्बन मोनोऑक्साइड हानिकारक इसलिए है क्योंकि यह O2 के परिवहन को कम करता है, इसलिए यह हानिकारक है। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति दबाव पूर्वक निश्वासन के पश्चात दबाव पूर्वक वायु के कुछ आयतन का अंतः श्वसन करता है, तब ली गई वायु की मात्रा है। तो हमें बताना है कि यह है क्या। तो यह है अपना जैव क्षमता। ये आपके एनसीईआरटी में सीधा दिया गया है, आपको सीधे याद करना, इसमें समझने वाली कोई चीज नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, तो हमें यहाँ पर सही मिलान करना है। तो देखते हैं, केचुआ तो अपना यह होता है आर्द्र त्वचा, हमारे कीट में श्वसन नली होती हैं, मछलियां गिल्स के द्वारा करते हैं और पक्षी और सरीसृप फेफड़ों के द्वारा करते हैं। तो यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बताना है कि मनुष्यों में सामान्य श्वसन में सम्मिलित पेशियों के सही युग्म का चयन कीजिए। तो हमारे जो सामान्य में जो होता है वह डायाफ्राम तथा बाह्य अंतरा परशुक पेशियां। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन बताना है हमको, निम्न में से कौन सा अंतः श्वसन के दौरान इनमें से कौन सा घटना अंतः श्वसन के दौरान नहीं होता है। तो
आंतरिक अंतरा परशु पेशियों में संकुचन यह अपने अंतः शोषण के दौरान नहीं होता है, लेकिन अन्य सभी होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यावसायिक फुफ्फुसी रोग है? तो इसमें से सिलिकोसिस अपना व्यावसायिक फुफ्फुसी रोग है, आपको याद कर लेना है, एनसीईआरटी में भी दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अस्थमा सामान्यतः प्रेरित होता है, तो यह पराग कणों से प्रचुर वायु का सामना करने पर होता है प्रेरित। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति सामान्य O2 तथा CO2 सांद्रता युक्त वायु को अंतः श्वासित करता है तो वह घुटन महसूस करता है, क्योंकि पूछ रहा है कि यदि एक व्यक्ति CO2 और O2 दोनों की समान सांद्रता को अंदर लेता है लेकिन घुटन महसूस करता है, ऐसा होता ही इसलिए क्योंकि हीमोग्लोबिन O2 की तुलना में CO2 के साथ बंधित होता है तथा उत्पाद वियोजित नहीं हो सकता, यह इसका सही कारण है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, डायाफ्राम की पेशियों में शिथिलता करेगी, यानी कि डायाफ्राम की पेशी यदि शिथिल होगी तो क्या होगा भाई? अगर डायाफ्राम की पेशी अगर शिथिल होगी तो अंतः फुफ्फुसी दाब में वृद्धि होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, फेफड़ों के अंदर विसरण झिल्ली के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? मतलब विसरण झिल्ली के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो देखते हैं, यह प्रमुख 3 परतों से बना होता है, सही बात है। यह सल्क्यूब कला एंडोथीलियम व आधारी झिल्ली से बनती है, यह भी सही बात है। इसकी कुल मोटाई 1 मिलीमीटर से कम होती है, यह भी सही बात है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 ऑलरेडी गलत हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सत्य है? तो हमें बताना कि यहाँ पर कौन सा सत्य है। चाबी में लेते हैं लैपटॉप को। तो हमारा यहाँ पर हमारा देखते हैं ऑप्शंस को। मनुष्य के फेफड़े में 10⁻³ एल्वियोलाई होते हैं, तो देखते हैं हमारा, तो यहाँ पर यह गलत है, ऐसा इससे कुछ ज़्यादा होता है, लगभग एग्जैक्टली मेरे को भी याद नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा आने वाले लेक्चर के टाइम में। मनुष्य में जैविक क्षमता बहिश्वसन आयतन की दुगनी होती है, तो यह भी अपना गलत है, यह भी सही नहीं है। अंतः श्वसन के समय फेफड़े चूसक पंप की तरह कार्य करते हैं, यह सही बात है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कथन कारण वाला क्वेश्चन देखते हैं। कथन 1, कार्बोनिक एनहाइड्रेट इरिथ्रोसाइट में पाया जाता है। इरिथ्रोसाइट यानी कि आरबीसी में पाया जाता है। इरिथ्रोसाइट में CO2 H2O से जुड़ती हैं, उसके बाद परिवहन करती हैं, तो यह भी सही है। और इसकी तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 यानी कि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 1 कथन 2 के लिए उत्तरदायी हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन, कौन से कथन सही व गलत हैं? तो हमें बताना है कि कौन कौन सा कथन सही है और गलत है। तो यहाँ पर देखते हैं, अपने ऑप्शंस को पढ़ के और बताते हैं कौन सा कथन सही है। तो पहले मैं आपको सही कथन को बताऊंगा। तो रक्त CO2 का आसानी से परिवहन करता है क्योंकि यह प्लाज्मा रुधिर में घुलनशील है, तो यह सही बात है। हमारा अगला जो यहाँ पर सही ऑप्शन है वह है कि आरबीसी में CO2 H2O से क्रिया कर H2CO3 बनाती है, यह भी सही है। और अपना अन्य जो सही है वह है कि आयनिक संतुलन के लिए क्लोराइड आयन प्लाज्मा से इरिथ्रोसाइट में विकसित होते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। अन्य ऑप्शन को आप मेरे टेलीग्राम पे देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, फेफड़ों के चारों ओर सुरक्षात्मक झिल्लियां हैं। तो भाई जानते हैं कि फेफड़ों में प्लूरल झिल्लियां होती हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ट्रैकिया दाहिने व बाएं प्राथमिक ब्रोंकाई में किस स्तर पर? तो यह 5th वक्षीय कशेरुका पर विभाजित होता है, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ट्रैकिया प्राथमिक व तृतीयक ब्रोंकाई को सहारा प्रदान करते हैं, तो इसे अपूर्ण उपास्थि छल्ले इसको सहायता प्रदान करते हैं। चलिए सहारा प्रदान करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन है, प्रति इकाई विसरण झिल्ली पर O2 व CO2 की तुलनात्मक घुलनशीलता है, तो CO2 की घुलनशीलता O2 से 20 से 25 गुना अधिक होती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
हमें यहाँ पर बताना है कि इनमें से ए बी सी डी क्या है। तो हमारा CO2 और यहाँ पर H2O और यहाँ पर B अपना अपना कार्बोनिक एनहाइड्रेट होगा, जिससे कि यहाँ पर H2CO3 बनेगा और यहाँ पर फिर कार्बोनिक एनहाइड्रेट होगा, जिससे H3O माइनस और यहाँ पर H+ बनेगा। तो चलिए देखते हैं इनमें से कौन सा यहाँ पर सही आंसर बैठता है। तो यहाँ पर आपको आप मिलाएंगे ऑप्शन तो देखेंगे कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन क्रियात्मक अवशिष्ट क्षमता यानी कि FRC की व्याख्या करता है। तो सीधे आपको हमें इसका परिभाषित बताना, तो वह यह है कि वायु का वह आयतन जो सामान्य निःश्वसन के पश्चात फेफड़ों में बचा रहता है, इसे हम लोग फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, O2 की अधिकतम मात्रा RBC में प्रवेश करती है जहां यह हीमोग्लोबिन के F2+ आयनों से जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। इस प्रक्रिया को हम ऑक्सीजनीकरण कहते हैं, याद रखना है, यह भी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, ट्रेकिया के उपास्थि छल्ले की सतह पर अपूर्ण होते हैं। तो हमें बताना है कि ट्रेकिया में जो छल्ला होता है, जो कि हाइलिन, आपको मैं बता दूं कि जो उपास्थि छल्ला होता है यह अपना हाइलिन कार्टिलेज, हिंदी में लिख देता हूँ, यह अपना हाइलिन उपास्थि से बना होता है और यह अपना पृष्ठीय भाग में अपूर्ण होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करें। तो देखते हैं, पहला अपना टाइडल वॉल्यूम, तो ये सबसे कम होता है। उसके बाद है अवशिष्ट वॉल्यूम, ये अपना लगभग 500 होता है और अपना रेसिडुअल वॉल्यूम लगभग 1100 से अपना 1200 के आसपास होता है। और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यह लगभग 2300 से 2500 के आसपास होता है और विटल कैपेसिटी लगभग 3035 होता है। तो यहाँ पर ABCD यहाँ पर यह सही क्रम हो जाएगा, आपको याद रखना है, यह भी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, क्या होगा जब रक्त का pH 7.4 के स्थान पर 6.8 हो जाए, यानी कि pH कम हो जाएगा। pH कम कब होगा भाई? pH कम होगा जब H+ की अब अपना इसका कंसंट्रेशन अपना बढ़ जाएगा। तो जब हम जानते हैं कि जब H+ का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो हीमोग्लोबिन की O2 के साथ बंधता कम हो जाएगी। अच्छा क्वेश्चन है, अपना ट्रिकी क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें कोई विशिष्ट श्वसन संरचना नहीं होती है। तो अपना यहाँ पर हमारा जो यहाँ सही आंसर होगा कि यहाँ पर हमारा जो केचुआ है उसमें कोई विशिष्ट श्वसन संरचना नहीं होती है, क्योंकि यह अपने त्वचा द्वारा करता है। अन्य में विशिष्ट होता है श्वसन संरचना, जैसे कि अपना चींटी, तो यहाँ पर अपना यह हो जाएगा, इसमें ट्रेकिया हो जाएगा, अपना श्वास अपना ट्रेकिया हो जाएगा, मतलब इन सभी में है। तो हमारा आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपकी मर्जी, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और बस इतना ही कहना चाहूँगा। और हाँ, मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है नीट संसार, उससे आपको PDF मिल जाएगा। तो आप वहाँ पर मेरे टेलीग्राम चैनल से इसको ले सकते हैं। तो और वीडियो को लाइक करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। तो आज के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में हमारे। तो धन्यवाद।